जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए हिंदी के इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस के अनुसार हैं, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। सारे प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन हैं। आप लोग 20 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को ऑप्शन है सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, या फिर सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। तो साथियों भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। कहा गया है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है, ये तो भैया सत्य है। भाषा सीखने में त्रुटियां अस्थायी होती हैं, बिल्कुल सही है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी में कहा गया है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। तो ये जो कथन है वो कैसा है, सत्य नहीं है, क्योंकि जो त्रुटियां होती हैं साथियों यह स्थायी नहीं होती बल्कि अस्थायी होती हैं। कुछ समय के बाद अभ्यास के द्वारा या उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा इनको दूर किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। कहा गया है या, रा, ला, वा निम्नलिखित में से किस वर्ग के व्यंजन हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, या फिर स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ध्यान रखना या, रा, ला और वा ये होते हैं भाई मेरे अंतःस्थ व्यंजन। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। कहा गया है हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न में ये कहा गया है यदि आप एक लैंग्वेज टीचर हैं हिंदी में तो आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा इन 4 में से। भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, भाषा कौशलों का ज्ञान, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो देखिए इनमें से सीधा स्पष्ट हो रहा है जो संवैधानिक मूल्यों की जानकारी है ये हमें सबसे कम महत्वपूर्ण होगी इन 4 में से। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। कहा गया है भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। व्याकरण विधि, सूत्र विधि, अनुवाद विधि, या फिर प्रत्यक्ष विधि। तो साथियों देखिए व्याकरण विधि, सूत्र विधि और अनुवाद विधि इनमें क्या होता है, इसमें भाषा शिक्षण में इन विधियों में मातृभाषा को मध्यस्थ रखा जाता है, लेकिन जो प्रत्यक्ष विधि होती है इसमें मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 6। निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द बताना है कौन सा है। अब देखिए पहले में क्या है, प्रज्वलित। तो भाई मेरे जो प्रज्वलित है वो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ये जा कैसा आता है, आधा आता है, मतलब ये गलत है। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, आशीर्वाद लिखा जाता है इस तरह से, है ना, ये मतलब अशुद्ध लिखा हुआ है। भगीरथी नहीं होता भाई मेरे, भागीरथी होता है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी में कहा गया है पुनर्स्थापना ये बिल्कुल सही लिखा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं।
कहा गया है बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है। बताना है बच्चों के लिए जो अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जाती है ये क्यों की जाती है। जरा सोच समझकर आंसर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन एक जैसे दिखेंगे। पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, या फिर भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। तो साथियों बच्चों के लिए जो अतिरिक्त पठन सामग्री होती है यह विकसित इसलिए की जाती है ताकि बच्चों में पढ़ने में रुचि जगे और बच्चों में क्या है भाषा ज्ञान में वृद्धि हो। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा गया है वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर, रूप के आधार पर, शैली के आधार पर या फिर अर्थ के आधार पर। तो साथियों वाक्य के जो 8 प्रकार हैं ये भैया मेरे अर्थ के आधार पर होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी सुन लो। विधानवाचक, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। इस तरह से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। कहा गया है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास का अर्थ है यह नहीं है। वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, भैया ये तो है बिल्कुल सही है। अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति ये भी अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ होता है। बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, बिल्कुल सही। लेकिन कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना ये मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ कदापि नहीं होता। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। ऐतिहासिक में प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं या फिर परिवर्तन लाते हैं। जैसे यहाँ पर ऐतिहासिक लिखा है, ये बना कैसे है, इतिहास प्लस एक, इस तरह से इसका ये विच्छेद होगा। तो यहाँ पर जो एक है भैया ये क्या है, ये प्रत्यय है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ओके चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको घर बैठे सारी क्लासें मिल सकें। कहा गया है भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है। बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, बच्चों को अनुशासन में रखना या फिर बच्चों का मनोरंजन करना। तो साथियों भाषा की कक्षा में जो कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य होता है वो होता है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। कहा गया है निडर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या फिर अव्ययीभाव समास। क्या है निडर। देखिए साथियों हम जानते हैं यदि पहला पद अव्यय हो तो वहां पर क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। यहाँ पर जो नी है, नी क्या है भैया, एक अव्यय है, अर्थात यहाँ पर कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। कहा गया है भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देखिए साथियों यहाँ पर ये नहीं कहा गया विद्यालय में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर बात क्या हुई है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों है, भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है या फिर खेल में शारीरिक विकास होता है। तो देखिए साथियों भाषा शिक्षण में क्या होता है, खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि खेल क्या है, भाषा को यह विस्तार देते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हमारा
ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, खेल के दौरान विभिन्न लोगों के मेल जोल से भाषा का विस्तार होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। कहा गया है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य खालिस्तान नहीं है। जो पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां दी जाती हैं, बताना है इसका उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है। भाषा का विस्तार करना, बिल्कुल भैया ये तो सही है, ये तो उद्देश्य होता है। सृजनात्मकता का विकास करना, ये भी सही है। बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। लेकिन प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, ये उद्देश्य भैया कभी कदापि नहीं होता है अभ्यास और गतिविधियों का। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। कहा गया है हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए समीर और मारुत तो भैया हवा के पर्यायवाची होते हैं। अब आप लोगों को ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में कन्फ्यूजन होगा, तो ध्यान रखना जो अनिल होता है ये हवा का पर्यायवाची होता है, और जो अनिल होता है भैया ये होता है अग्नि का पर्यायवाची। मतलब क्या है, जो अनिल है यह हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना अनिल अग्नि का पर्यायवाची होता है। प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। कहा गया है व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है, आंशिक रूप से उचित है, पूर्णतः असंभव है, बिल्कुल अनुचित है। देखिए साथियों टीचर क्या करता है, व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंकता है। ठीक है, तो ऐसा करना क्या है, बिल्कुल भैया पूर्णतः उचित है। यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। कहा गया है आशीर्वाद में कौन सी संधि है, गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो आपको इसका विच्छेद बता दें, विच्छेद होगा क्या। देखिए भाई आशीर्वाद का विच्छेद क्या होगा, आशी प्लस बाद। विच्छेद इसलिए बता दिया, हो सकता है एग्जाम में आपसे विच्छेद पूछ लिया जाए। अब आप लोग सीधा सीधा बता दें, ऐसे में से बताएं कौन संधि होगी। चूंकि यहाँ पर क्या है विसर्ग आ गया है मेरे भाई, तो यहाँ पर विसर्ग संधि हमारी हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। संयुक्त व्यंजन है, बताना इन 4 में से कौन संयुक्त व्यंजन है। ध्यान रखना साथियों संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। आप लोग बोलोगे कौन कौन से होते हैं, तो देख लो यहाँ पर त्रा होता है, सिरा होता है, ज्ञा होता है और ये छतरी वाला छा होता है। ये होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ज्ञा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और आप लोग ये भी ध्यान रखना कि किसके संयोग से मिलकर बने होते हैं, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। कहा गया है हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। क्या बोला यहाँ पर, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से एक सामग्री उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पर राइट आंसर क्या है भैया हमारा, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। इससे क्या होगा, हिंदी भाषा की बारीकी को हम सही रूप से छात्र समझेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बच्चों वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए प्रश्न क्रमांक 20। कहा गया है जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे खालिस्तान से या वे कैसे बच्चे होते हैं। डिस्ग्राफिया से ग्रस्त, मंदबुद्धि, डिसलेक्सिया या फिर सीखने में अक्षम। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पढ़ने में कठिनाई। तो भाई मेरे हम सभी जानते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर अधिगम अक्षमता, जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसे कहा जाता है डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चे होते हैं, उन्हें पढ़ने में कठिनाई का महसूस होती है।
ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिस्ग्राफिया क्या है? लेखन में अक्षमता होती है। ठीक है, और डिसकैलकुलिया होता है गणना संबंधी कठिनाई। ठीक है, तो साथियों, उस क्लास में केवल हमने 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। आपको क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया 20 में से, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो साथियों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।